हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें रे ऑप्टिक्स का जो मेन पोर्शन है, जहां से प्रॉब्लम फंसते ही फंसते हैं, चाहे पीएमटी से ले लो चाहे नीट तक ले लो, हर जगह इसमें प्रॉब्लम आया हुआ है। प्रिज्म का टीआईआर, सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, हालांकि ये कम आए आईआईटी जेई वगैरह के अंदर आता था। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब कुछ सारी धज्जियां उड़ाएंगे, ठीक है ना। और फिर देखो, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए मास्टर शीट से, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मास्टर शीट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, केटीएस के लेक्चर नोट से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम देते वक्त हमारे हाथ ना हिले और अच्छे से हम एग्जाम दे के आए, बढ़िया नंबर लेकर के आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। तो रे ऑप्टिक्स का हमारा ये कैप्सूल 2 है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है, देखो मैंने बोला था पिछले पार्ट 1 में भी कि टीआईआर जाएगा नहीं, टीआईआर यहां फिर आएगा। तो सबसे पहले कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन ये बताता है कि ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो पूछने वाला तो नहीं है बट फिर भी पूछ लेते हैं, तो पूछ ले तो किस्मत बढ़िया, टिक मार देना। तो म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है, ये प्रिज्म के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना, ये ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये कांस्टेंट है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। यहां से हमें पता चल रहा है कि जितना लैम्डा ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, सुनो। तो जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना म्यू कम होगा, जितना म्यू कम होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल ज्यादा होने की कहानी का इंप्लीमेंट करेगी। देखो, जितना क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, लाइट को टीआईआर कराना उतना डिफिकल्ट होगा। भाई मान लो क्रिटिकल एंगल की 45 डिग्री वैल्यू है, ठीक है ना। अब जो लाइट 40 डिग्री पर आएगी वो टीआईआर नहीं करेगी, जो 45 से बड़े एंगल पर आएगी वो टीआईआर करेगी। तो जितना क्रिटिकल एंगल बढ़ता चला जाएगा, लाइट की रेंज भी उतनी बढ़ती चली जाएगी, उसको और डिफिकल्ट हो जाएगा टीआईआर कराना। इन सब बातों की समरी क्या है, कहां कंसेप्चुअल, देखो मेन ये कहानी सुनना नहीं है, हमें काम की चीज क्या है, एग्जाम में कहां काम आएगा वो बता रहा हूं। तो जैसे मान लो एग्जामिनर ने दे दिया कि विबग्योर का स्पेक्ट्रम है, ग्रीन जस्ट टीआईआर कर रहा है, तो बताओ कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो हमें पता है रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसका म्यू कम होता है, क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी ये जो तीन कलर हैं इनको टीआईआर कराना डिफिकल्ट होगा। तो अगर ग्रीन कलर टीआईआर कर रहा है तो इसके आगे वाले कलर टीआईआर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका क्रिटिकल एंगल और ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्ट होते रहेंगे। इनके पीछे वाले जो है उनकी कंडीशन मीट कर जाएगी, ये टीआईआर करेंगे। तो बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है कि अगर कोई पर्टिकुलर कलर है वो टीआईआर कर रहा है, तो ज्यादा वेवलेंथ वाले तो नहीं करेंगे बट कम वेवलेंथ वाले करेंगे। ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी बना के भी तो न्यूमेरिकल भी। तो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं अब। तो इस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, बरसों से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो सबको ही आना चाहिए, तो जिसने पहले पढ़ रखा हो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो सीख लो। तो यहां पर हमें तीन कलर दे रखी है, रेड, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, और इन तीनों के ये बड़े गंदे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कौन सा कलर टीआईआर कर पाएगा, मतलब कौन सा कलर किस कलर से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में क्या तरीका रहेगा, देखो बहुत से बच्चे यही कहेंगे कि सर म्यू दे रखा है, क्रिटिकल निकाल लो। कहां से निकालोगे इतने गंदे म्यू से क्रिटिकल तो जब म्यू की शक्ल बहुत गंदी हो, ठीक है ना, तो तरीका ही है, तो नहीं क्रिटिकल मत निकालो, तो तरीका ही है, ठीक है ना। सुनो, किसी भी एक रे को ले जाओ और इंसिडेंट कराओ, जैसा पिछले लेक्चर में बताया था। ये यहां पर इंसिडेंट हो रही है, तुरंत नॉर्मल बनाओ और ये एंगल कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो, ये एंगल 45 डिग्री, ट्राइंगल यहां बना लो, ये 45, ये हमारा 90 हो गया, ये 45 तो ये भी 45 आ गया, सही है। अब कंडीशन लगाओ कि सारी की सारी लाइट रेस 45 पर टकरा रही हैं। अब इनमें से जो टीआईआर करेगी उसके लिए 45 क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। तो अब टीआईआर की कंडीशन मीट कराओ। तो फॉर टीआईआर हम क्या कंडीशन मीट करा रहे हैं, दिस 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सही है। ऐसे करके कंडीशन बिल्ड करो। अब दोनों तरफ साइन साइन लगाओ, तो साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन क्रिटिकल, और साइन क्रिटिकल को फट से उठा करके 1/म्यू डाल दो, और ये 1/√2 हो गया। तो कंडीशन पता चल गई, जिनका म्यू √2 से ज्यादा होगा वो टीआईआर करेंगे, जिनका नहीं होगा वो टीआईआर नहीं करेंगे, रिफ्रैक्ट कर जाएंगे। तो म्यू √2 यानी 1.414 से बड़े वाले टीआईआर करेंगे। अब इसमें हम पहचानते हैं कौन है वो। तो इसके अंदर 1.414 से बड़ा ये है, यानी ग्रीन और ब्लू कलर टीआईआर करेंगे, बट रेड कलर टीआईआर नहीं करेगा। तो ये रेड को आगे लाओ और इससे को भाई तुम चलो भागो, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन और ब्लू कलर है, मैं इनको ग्रीन से ही रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो ग्रीन कलर है
और ये जो ब्लू कलर है ये टीआईआर करेगा, मतलब जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर जाएगा। तो 45 पर आया है 45 पर जाएगा, ऐसे 90 डिग्री पर डेविएट हो जाएगा ये, ठीक है ना। सिमिलरली ब्लू कलर को देखोगे तो ब्लू भी इस तरीके से आया, ये भी टीआईआर करेगा, ये यहां निकल जाएगा। तो कौन सा कलर किससे सेपरेट हो गया, तो रेड कलर ग्रीन और ब्लू से सेपरेट हो गया। तो ध्यान क्या रखना, गंदे म्यू दे रखे हैं तो म्यू से आईसी नहीं निकालो, ठीक है ना। इंसिडेंस का एंगल पकड़ो, ग्रेटर देन आईसी करो, वहां से म्यू की कंडीशन पकड़ो और अपने आप वो गंदे वाले म्यू अच्छे लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी तरीके के दूसरे प्रॉब्लम पर, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको प्रिज्म का एक और बेसिक कंसेप्ट, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। और इसमें मजेदार है, एक बताऊंगा इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है ना। आईआईटी में खूब दबा के पूछा गया 2010 में, 2012 में, और हर 2 साल छोड़ के पूछ लेते थे, ठीक। और बहुत सिंपल, ठीक है ना, पहले भी मैंने बताया बहुत सिंपल, तो आपको भी वो आना चाहिए, प्रॉब्लम मैंने रखा है। तो पहले कंडीशन रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक ग्लास प्रिज्म है जिसपे एक लाइट फॉल कर रही है, यहां से होती हुई इधर जा रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। अब हम आई को जब वेरी कराते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहां डेविएशन मिनिमम होता है, यानी इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, कंडीशन क्या निकलती है, आई और ई आपस में बराबर होते हैं, जितना ये उतना ये, ठीक है ना। और R1 R2 बराबर होते हैं, और इनका जो वैल्यू होता है R1 और R2 का वो हो जाता है हमारा a/2 के बराबर, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। तो अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 R2 की वैल्यू a/2 के बराबर हो जाती है, I और E बराबर हो जाते हैं। ग्राफ वाइज अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम I को चेंज कराएंगे वैसे वैसे आप देखो डेविएशन की वैल्यू कम होती जा रही है, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन मिनिमम, सही है। अब जैसे फर्दर हम फिर एंगल बढ़ाएंगे तो फिर डेविएशन इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस का ग्राफ हमारा कर्व्ड रहता है। एक और बात बताऊं, ये जगह जो है, ठीक है ना, जहां पर I1 और I2 के एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इन जगह को एक बार कंसेप्चुअल में पूछा गया था। इन जगह पर आप देखो तो I1 और I2 सेम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर I1 I का काम कर रहा है तो I2 E का काम करेगा एंड वाइस वर्सा, यानी जो इंसिडेंस हो उसे इमरजेंस बना दो तो इमरजेंस वाला इंसिडेंस बन जाता है और डेविएशन की वैल्यू सेम देता है। तो देयर आर टू एंगल फॉर विच डेविएशन इज सेम, ठीक है ना, एंड देयर इज वन एंगल फॉर विच डेविएशन इज मिनिमम, एंड फॉर दैट एंगल I इक्वल्स टू E R1 R2 बराबर a/2। तो ये सब बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं बच्चे, इस रिजल्ट को कर लेते हैं याद, ठीक है ना। हाँ भाई रटने में स्पेशलिस्ट है, याद कर लेते हैं, पर इससे बहुत कम सवाल लगते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही लगते हैं जनरली। मैं तो नहीं लगाता, मैं कंसेप्ट लगाता हूं, तो वो 2 स्टेप का कंसेप्ट है, उड़ा के रख दोगे सवाल को आप। तो मिनिमम डेविएशन में पहले तो डेविएशन का रिजल्ट, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू हो गई ट्वाइस I माइनस ए। एक तो ये चीज मेरे काम की है। दूसरी चीज स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन आई बराबर म्यू साइन R1 हो गया, R1 की जगह a/2 डाल देते हैं, तो साइन आई बराबर म्यू साइन a/2, ये रिजल्ट मेरे काम का है। तो इन 2 रिजल्ट से मैं जनरली प्रिज्म के सवाल जो मिनिमम डेविएशन के होते हैं वो उड़ा देता हूं, खत्म कर देता हूं। जनरली लेक्चर्स में भी मैंने इसी से बताया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ये तभी यूज करो जब a डेल्टा m सब कुछ सीधे सीधे थाली में परोस के दे रखा हो, म्यू निकालना हो तो फिर इसको यूज कर लो, बुराई थोड़ा ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए रख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग इन 2 इक्वेशन से मिनिमम डेविएशन के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। अब खास बात, इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान की बात, अगर प्रिज्म इक्विलेटरल या आइसोसेलेस है, तो जैसे इक्विलेटरल ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन में R1 R2 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब ध्यान देना, तो ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना, ये गई रिफ्रैक्टेड रे और ये गई इमर्जेंट रे, ये मैंने एंगल बनाए, ये एंगल 30 डिग्री हो गया R1 एज वेल एज R2। जरा गौर करना, ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। जरा और गौर करना, ये 60 डिग्री है, ये भी हमारा 90 माइनस 30 करेंगे 60 आ जाएगा, दोनों एंगल बराबर है, करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। तो फॉर आइसोसेलेस, काम की बात है, फॉर आइसोसेलेस, यही आईआईटी में खूब पूछा गया है, तो फॉर आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल प्रिज्म रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और इस पे न्यूमेरिकल है, मजेदार है, वो आईआईटी वाला रखा है मैंने, बहुत सिंपल उड़ा देंगे उसको। तो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म होता है फॉर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल प्रिज्म अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखें प्रॉब्लम, तो जो हमारे इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम है डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के, मैंने जैसा बताया हम 2 ही इक्वेशन से करेंगे, मिनिमम डेविएशन की इक्वेशन और स्नेल्स लॉ। सिंपल है, याद रखने में भी आसान है, स्नेल्स लॉ आप सबको लगाना आता है। तो पहला प्रॉब्लम ये दे रखा है, फॉर अ प्रिज्म इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot a/2, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है cot a/2,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, तो डेल मिन की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, वो म्यू वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो और दूसरा आप मेरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं अपने तरीके से चलता हूं, क्योंकि मेरे को म्यू गिवन है तो मैंने पहले स्नेल्स लॉ लगाया, साइन आई बराबर म्यू साइन ए बाय 2 और म्यू की वैल्यू उठा के इधर डाल दी। ठीक है ना, आप देखते जाना। म्यू की वैल्यू होगी कॉट ए बाय 2, ब्रेक कर लिया पहले, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो कॉस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, तो बहुत इजीली ये चीज कंप्लीट होती जा रही है, इनटू साइन ए बाय 2। वैसे चाहिए तो यहीं भी हम काट सकते थे इसको, तो यहां से साइन आई की वैल्यू आ गई कॉस ए बाय 2। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, 90 माइनस ए बाय 2, तो इंसिडेंस का एंगल हमें मिल गया 90 माइनस ए बाय 2। अब हमें पूछा गया है मिनिमम डेविएशन बनाओ, बताओ। तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए। आई यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 90 माइनस ए बाय 2 यहां पुट करते ही ये बनेगा 180 माइनस ए विल बिकम 2a। कितना आसान था। तो डेल मिन का जो वैल्यू उसने हमसे पूछा वो आ गया 180 माइनस 2a। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है जो टेस्ट के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये कराया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये कह रहा है रे ऑफ लाइट अंडरगोज, ये आईआईटी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मजे आएंगे इसको करने में। रे ऑफ लाइट अंडरगोज अ डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, वो नहीं बोल रहा मिनिमम डेविएशन, बोल रहा है डेविएशन। आपने मान लिया तो आपकी गलती है, ठीक है ना। तो मैं यहां बताऊंगा कैसे यहां गलती से बचना है। तो डेविएशन दे रखा है 30 डिग्री, तो डेविएशन की वैल्यू उसने हमें 30 डिग्री दे रखी है। इंसिडेंटेड ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता है 60 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें प्रिज्म का दे रखा है √2, ठीक है ना। देन एंगल मेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ प्रिज्म, देखो आ गया ना उसी चीज पे। तो ये कह रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बताओ बेस ऑफ प्रिज्म से कितना एंगल बनाएगी। सीधे तो बोल नहीं सकते कि ये इसके पैरेलल है, कहीं क्यों नहीं बोल दो सर, क्या ही दिक्कत है बोलने में। नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसने ये नहीं दिया कि ये मिनिमम डेविएशन है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये मिनिमम डेविएशन है, रे पैरेलल नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। तो पहले आपको यही गलती है, जिसने मान लिया हो, मान लो नहीं निकला तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। फिर आप तो टिका के चले आए पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, पता चले वो पैरेलल थी नहीं, इंक्लाइंड थी बेस ऑफ प्रिज्म से कुछ एंगल पर, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ऐसी तैसी ना हो, इसके लिए कंसेप्ट सीखो। तो डेल्टा की वैल्यू में दे रखी है 30 डिग्री, बट वी हैव टू वेरीफाई ये डेल्टा मिनिमम है या नहीं है। कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, सब छोड़ो, हम डेल्टा मिनिमम इसका कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करने का तरीका 2i माइनस ए, तो इसके लिए हमें आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने का तरीका है स्नेल्स लॉ, आप समझ गए सीक्वेंस। मतलब मेरी ये दो इक्वेशंस प्रिज्म सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है, लगा लो प्रिज्म की धज्जियां उड़ेंगी। तो सबसे पहले हम आई निकालते हैं, तो साइन आई की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू उसने दे रखी है √2, ए हम जानते हैं 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री। तो दिस थिंग विल नाउ बिकम 1/√2, तो आई पता चल गया 45 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन में इंसिडेंस का एंगल 45 डिग्री होगा जब म्यू की वैल्यू √2 है। अब डेल मिन निकालते हैं, तो डेल मिन की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए, 45 इंटू 2 90 माइनस ए हो गया 60, आंसर आ गया 30 डिग्री। यानी मिनिमम डेविएशन ऐसे प्रिज्म का 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो इसने नहीं बोला, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये मिनिमम डेविएशन है। अब क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन है, तो सिंस प्रिज्म इज अंडर द कंडीशन ऑफ, तो प्रिज्म इज अंडर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये ध्यान रखना, यहां पर खेल भी हो सकता है, और खेल ये है कि अगर ये मिनिमम डेविएशन नहीं आता, मान लो इसका मिनिमम डेविएशन 32 डिग्री आता, तो इतना ही है यहां पर ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल नहीं होती और ये कुछ एंगल पर यूं करके टेढ़ी होती है। फिर एंगल नहीं पूछता वो हमसे पूछता कि बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दे देता थ्योरेटिकल की, रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, रे इज परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ प्रिज्म, रे इज इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। अब जो जल्दबाजी में टिक करके आ जाता रे इज पैरेलल, उसके ऐसी तैसी हो जाती, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको एक एक चीज डिटेल से समझ आ गई। प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बट कंसेप्ट आने चाहिए लगाने के लिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल है तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और जोरदार सवाल। मैंने बोला टीआईआर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, टीआईआर आपको अंत तक आएगा, ठीक है ना, और हम इसको लास्ट तक ले जाते हैं। ये कह रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर, रेज इंसिडेंट नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस is totally reflected if theta is 45। खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपनी स्कीम में बता रहा है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है ना। देन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ग्लास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन नन ऑफ दीज। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कहां पर बताऊं, इसमें और इसमें। आपको सर सीधा आंसर बता दिया ये तो आपने,
पता है मेरे को, ठीक है ना। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, और जहां स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं एग्जामिनर को पता है वो सवाल यहीं से देगा, तो आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आना। तो थीटा 45 डिग्री है। अब सिलेक्शन इन दोनों में फंसता है कि कौन सा टिक करें, इक्वल वाला या ग्रेटर देन। ध्यान से सीख लेना जिनको कंफ्यूजन है। देखो जरा गौर करो, ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। ध्यान से सुनना, टोटली रिफ्लेक्टेड रे तभी होती है जब इंसिडेंस का एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हो, ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेस करती तो इक्वल टू भी होता, तो ग्रेस तो नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। मान लो ये यहां रे ला करके छोड़ देता, कहता है कि भाई हमें इस रे को क्या कराना है, यहां से बाहर नहीं भेजना, ऐसे बोलता बाहर नहीं भेजना, तो ग्रेटर देन भी चलता, इक्वल टू भी चलता। बट वो कह रहा है रे को हमें पूरा रिफ्लेक्ट कराना है, वो तभी होगा जब एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो मेरे ख्याल से अब डाउट क्लियर हो गया। तो अब अपना फिर से वही रामायण, 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, साइन चिपकाओ दोनों तरफ, साइन 45 ग्रेटर देन साइन आईसी। साइन आईसी को हमने पुट कर दिया 1 बाई म्यू, ये हो गया 1 बाय √2, म्यू इज ग्रेटर देन √2। तो फॉर म्यू ग्रेटर देन √2 रे विल 100% सफर TIR और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर हो गया इसका सी वाला। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो डाउट था मैंने आपका क्लियर कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वरिंग। पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर सिल्वरिंग करेंगे। सिल्वरिंग का प्रॉब्लम आई थिंक शायद 2015 के आसपास आया था। सिल्वरिंग में क्या होता है, प्रिज्म के किसी एक सरफेस को हम लोग सिल्वर कोट कर देते हैं। अब ऐसा करने से लाइट बाहर तो जाएगी नहीं। तो मान लो ये हमारे पास लाइट आई, हमारे पास नहीं, प्रिज्म के पास लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ और इस मिरर पे टकराई। अब मिरर बन गया ना वो। अब टकरा करके वो इधर उधर भेजेगा नहीं, ठीक है ना। उसका एक ही टारगेट होता है, रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले। तो करा दो इसको रिट्रेस। अब हम क्या करेंगे, रिट्रेस कराने की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि रे इस पे नॉर्मली गिरनी चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ रिलेशन पूछेगा, उसके लिए हमारे पास एक ही जुगाड़, स्नेल्स लॉ, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका टास्क होगा आर निकालना बाय यूजिंग ज्योमेट्री इन दिस ट्राइंगल। ये 90, ये ए, ये 90 माइनस ए, तो ये फाइनली 90 में से सब्ट्रैक्ट होकर के ए आ गया। गेम खत्म। अब आप स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। तो साइन आई बराबर म्यू साइन आर की जगह मैंने सीधे उठा करके ए डाल दिया। दैट्स इट। इस इक्वेशन से जो होना होगा वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम बढ़ते हैं। कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, अच्छी बात है, एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड, एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, तो आई दे दिया उसने 2a के बराबर है, पुट कर देंगे हम। ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, तो सेम पाथ रिट्रेस कर रही है यानी 90 डिग्री पे टकराई होगी मिरर पे जाकर के, ठीक है ना। आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सिल्वर्ड सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, तो हमें म्यू बताना है। तो कुछ नहीं, आई की वैल्यू डालते हैं। तो साइन ऑफ 2a, तो बहुत ही इजी होता है। लोगों को लगता है सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म मुश्किल होगा, नहीं, बहुत इजी है। तो साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू म्यू साइन ए। साइन 2a को ब्रेक करा हमने, 2 साइन ए कॉस ए, और यहां से साइन ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और म्यू देखो कैसे चुपचाप से आ गया। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई ट्वाइस ऑफ कॉस ए। दैट्स इट, काम खत्म। तो यहां से हमारा राइट आंसर हमारे पास है, म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 कॉस ए। अब मेरे ख्याल से सिल्वरिंग में आप अटकोगे नहीं, कर लोगे सिल्वरिंग का आया तो। अच्छा मैं बोल रहा था 15 में भी आया था, शायद 18 19 में भी आया था, तो आता रहता है ये 2-3 साल के गैप पर। तो मतलब इस टाइप के टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दूसरा थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म हालांकि कम आया, बहुत ही कम आया, ठीक है ना, बट फिर भी हम क्यों छोड़ करके जाए, हम तो सारा रिवीजन करेंगे। अब थिन प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है, सिर्फ एक, और वो होती है डेल्टा की। तो इस डेल्टा की वैल्यू होती है a टाइम्स म्यू माइनस 1। ये इक्वेशन होल्ड करती है फॉर थिन प्रिज्म। दैट्स इट। तो जो भी सवाल करना होगा थिन प्रिज्म का, वो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो मेरे ख्याल से कोई लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर, इजीली हम लोग सॉल्व करने, स्नेल्स लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि थिन प्रिज्म में एंगल बड़े छोटे होते हैं। अच्छा क्या खेल है, ये कह रहा है कि अ रे हॉरिजॉन्टली पासेस थ्रू प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1.5, ठीक है ना। और साफ दिख रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, एंड अब यहां से रे आई और इधर डेविएट होकर के मिरर पे स्ट्राइक करी और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। आगे बोल रहा है थ्रू व्हाट एंगल मस्ट द मिरर बी रोटेटेड इफ आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे इज टू बी हॉरिजॉन्टल। यानी ये चाहता है कि मिरर को हम रोटेट करें सच दैट ये रिफ्लेक्टेड रे इधर ना जाकर के हॉरिजॉन्टली जाए, ठीक है ना। अब ये गेम समझने वाला है, ध्यान से सुनना। पहले अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच हमारी ये रहेगी, ये इंसिडेंट रे आ रही है, इधर से इधर मुड़ गई, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। हम ये डेल्टा निकालेंगे,
सेम ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो गया और ये भी हमारा डेल्टा हो गया। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर ना जाकर के इधर चली जाए, ठीक है ना, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाए, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को आप डेल्टा एंगल से घुमाना चाहते हो। अब पकड़ के रिफ्लेक्टेड रे को तो घुमाओगे नहीं, घुमाओगे मिरर को। तो यहां मिरर के रोटेशन और रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मिरर को जितना रोटेट कराते हैं रिफ्लेक्टेड उसका डबल रोटेट करती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो हमें रिफ्लेक्टेड को डेल्टा से रोटेट कराना है, अगर उसे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो मिरर को डेल्टा बाय 2 से कराना पड़ेगा, आधे एंगल से। सवाल की धज्जियां उड़ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। मान लो रिफ्लेक्टेड रे को ऊपर भेजना होता, ऊपर मतलब वर्टिकली अपवर्ड, तो यहां से एंगल नापो डेल्टा और 90, यानी 90 प्लस डेल्टा से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती तो मिरर उसके आधे एंगल से रोटेट कराते। ऐसे करके सवाल खत्म किए जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं डर गए हमें तो डर लग रहा है, हमें तो नहीं आता, सब आता है, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमें सिर्फ डेल्टा निकालना है और डेल्टा बाय 2 करते ही हमारा आंसर हाथ में, ठीक है ना। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला वो रहा सिंपल, तो जितना बड़ा सवाल उसकी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन और धज्जियां उड़ जाएंगी इसकी। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई ए हमें दे रखा है 4, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 डिग्री, ठीक है। अब मिरर को कितने एंगल से रोटेट कराना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे जितने से कर रही है उसके हाफ से, तो एंगल रोटेटेड बाय मिरर, एंगल थ्रू विच मिरर इज रोटेटेड, तो एंगल थ्रू विच मिरर इज रोटेटेड, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, इज रोटेटेड is half of angle of rotation of reflected ray। तो ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हो ना, सब मैंने उठा करके आपके मास्टर शीट में रखे हुए ताकि सारी चीजें बढ़िया से रिवाइज हो जाएं, आपको दिक्कत ही नहीं आए, हर चीज परफेक्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो ये मास्टर शीट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है, तो आप लगाओ इसको, प्रैक्टिस करो, आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी, नंबर अच्छे आएंगे। तो 1 डिग्री आंसर आ गया, तो हमें मिरर को 1 डिग्री से रोटेट कराना है, तब रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री से रोटेट करेगी और हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। राइट आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम आगे डिस्पर्जन। देखो डिस्पर्जन में लोग इक्वेशन रटते हैं, भयानक भयानक इक्वेशन रटते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। डिस्पर्जन मतलब होता है प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट टकराती है तो वो 7 कलर के स्पेक्ट्रम में ब्रेक होती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। यहां 2 चीजें होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक एंगुलर डिस्पर्जन, मतलब कितने एंगल तक रे फैल रही है। तो देखो ये वॉयलेट हो गया, ये रेड हो गया, हमने इसको पीछे खींचा और मिलाया, तो जितने एंगल तक वॉयलेट से रेड कलर का स्पेक्ट्रम फैल रहा होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। बहुत सिंपल है। अब इस थीटा को निकाले कैसे, कुछ नहीं, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कर दिया। अब वॉयलेट का डेविएशन, क्योंकि हम थिन प्रिज्म लेते हुए चलते हैं, ए म्यू वी माइनस 1 ए म्यू आर माइनस 1, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये हुआ पहला रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि खाली रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए ताकि एप्लीकेशन आए। दूसरा रिजल्ट डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर होती है कि कितने पावर तक प्रिज्म ने इसको डिस्पर्स किया, फैलाया, ठीक है ना। तो ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे। तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर बाय ए म्यू वाई माइनस 1 करेंगे, ए कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर। येलो कलर को मीन रे बोलते हैं क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट और रेड का मीन होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज है, आप सबको पता होनी चाहिए। तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2। अब हम आ जाते हैं इसकी कंडीशन पर। अब यहां पर 2 कंडीशन चलती हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। घबराना नहीं है, ध्यान से सुनना है। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन तो मतलब डेविएशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैसे नहीं डेविएशन होगा भाई, एक प्रिज्म में तो जरूर होगा डेविएशन, तो हम यहां 2 प्रिज्म अपोजिट एक्शन के यूज करते हैं। तो जैसे एक प्रिज्म ये ले लिया और दूसरा प्रिज्म ये ले लिया। अब मैं कंडीशंस दिखाऊंगा आपको डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की। तो मान लो ये व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, 7 कलर के स्पेक्ट्रम में ब्रेक हुई इस तरीके से, रेड से लेकर के वॉयलेट तक। तो पहले वाले ने फैलाया, दूसरे वाले ने समेटा, ठीक है ना, ये दूसरे वाले का काम है। ऐसा समेटा कि उल्टा ही समेट गया बेचारा, ठीक है ना। और जो मीन रे यानी व्हाइट लाइट है वो क्या हो रही है, हमारी ओरिजिनल व्हाइट लाइट के पैरेलल निकल रही है, ठीक है ना। तो मीन जनरली हम येलो को ही बोलते हैं और येलो को हम इससे ही रिप्रेजेंट, तो मैं व्हाइट नहीं लिख करके इसको येलो ही लिखूं, आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा। तो येलो कलर की जो रे निकल रही है वो ओरिजिनल व्हाइट लाइट के पैरेलल निकल रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर डेविएशन नहीं हो रहा, बट कलर मिल रहे हैं इसलिए डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है ना। कलर नहीं मिलने को एक्रोमेटिज्म भी बोलते हैं, तो शब्दों का ध्यान रखना। क्रोमैटिक का मतलब कलर मिल रहे हैं, क्रोमैटिक का मतलब कलर नहीं मिल रहे। तो यहां पर कलर तो मिल रहे हैं बट डेविएशन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। करना क्या होता है,
नेट डेविएशन लिखा, पहले का माइनस दूसरे का, कौन से कलर के लिए, येलो, मीन रे के लिए हमेशा। तो ए म्यू वी, अब यहां पर आप देख रहे हो वाई भी नहीं लगाया, वी भी नहीं लगाया, आर भी नहीं लगाया, जब कुछ नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है ये मीन रे के लिए चल रहा है। तो ए म्यू माइनस वन माइनस ए डैश म्यू माइनस वन को हमने जीरो डाला, यहां से हमारे पास एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनमें जो अननोन हो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमसे कहता है नेट डिस्पर्जन बताओ, तो नेट डिस्पर्जन हमने थीटा वन माइनस थीटा टू करके निकाल लेना, अननोन को पुट कर देना, ये सिंपल एस्पेक्ट होता है। दूसरी चीज है डिस्पर्जन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, उल्टा बोल रहा था मैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दो प्रिज्म हमने अपोजिट एक्शन के यूज किए, व्हाइट लाइट आई, पहले वाले ने भाई इसको ब्रेक कर दिया वॉलेट से लेकर के रेड तक, दूसरा वाला समेटा मार गया और ऐसे समेट दिया इसने, ठीक है ना, कि सारे कलर वापस से मिल गए। यानी डिस्पर्जन, यहां पर डिस्पर्जन नहीं हो रहा, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, डिस्पर्जन नहीं हो रहा बट डेविएशन जरूर हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन का नाम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सोच के बोलना पड़ता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको जीरो डाल देंगे, तो डिस्पर्जन नहीं हो रहा तो नेट एंगल हमने जीरो उठा के डाल दिया, अननोन चीज वहां से कैलकुलेट कर दी, डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला यूज करा, ठीक है ना, ए म्यू माइनस वन माइनस ए डैश म्यू माइनस वन, ए और ए डैश में से जो अननोन है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये प्रॉब्लम लगाने का एस्पेक्ट है डिस्पर्जन वाले कंसेप्ट। अब ये तो मैंने बोल के बताया, करके बताता हूं तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो कह रहा है थिन प्रिज्म P1 ऑफ एंगल 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ दिस मच टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन। आ गया ना, देखो सीधे मुद्दे भी आ जाते हैं, इधर उधर की कोई बकवास नहीं। तो हम दो प्रिज्म यूज कर रहे हैं अपोजिट एक्शन के, एक का एंगल हमें दे रखा है 4 डिग्री, दूसरे का आता पता नहीं, ए डैश ले लेते हैं। करना क्या है, ये कह रहा है इस कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्जन तो प्रोड्यूस करना है, कलर तो निकालने हैं बट डेविएशन नहीं प्रोड्यूस करना। यानी व्हाइट लाइट आएगी और इधर से जो मीन रेज आएगी येलो, वो व्हाइट के पैरेलल होगी, ये इस तरीके से, ये इधर, और कलर तो मिलेंगे आपको इन्वर्टेड मिलेंगे, ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। इधर हमारे पास आ जाएगा रेड, इधर हमारे पास आ जाएगा वॉयलेट, बट डेविएशन जीरो होगा। अब पता क्या करना है, ये कह रहे हैं एंगल ऑफ P2 बताओ, तो इसमें नहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्या नहीं हो रहा वो सोचो, डेविएशन नहीं हो रहा, तो हम नेट डेविएशन को जीरो डाल देंगे। तो डेल वन माइनस डेल टू बराबर जीरो, तो डेल वन बराबर डेल टू, और हमेशा ध्यान रखना डेविएशन मीन रे का लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा ए म्यू माइनस वन और इधर आ जाएगा ए डैश म्यू डैश माइनस वन, तो जो अननोन होगा ऑटोमेटिकली यहां से निकल के आ जाएगा। अब ए हमें दे रखा है 4 डिग्री, म्यू माइनस वन, म्यू कितना दे रखा है देखो चेक करो 1.54, माइनस वन करेंगे तो 0.54 बचा, ए डैश हमें निकालना है और ये यहां पर आ जाएगा 0.72। तो रिजल्ट हमारे पास सिंपल सा आ गया, ए डैश बराबर 4 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 72, तो ये हमारे ख्याल से 18 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 4, फाइनल आंसर आ गया 3 डिग्री। यानी दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 3 डिग्री, राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। सही है, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, प्रॉब्लम लगाना भी आ गया। नेक्स्ट दिखाता हूं इसी तरीके का, पढ़ो। ये कह रहा है क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल इतना इज टू बी कंबाइंड विद फ्लिंट, ये ग्लास की प्रॉपर्टीज होती है, क्राउन का एक फ्लिंट का। आगे इन सच अ वे दैट डिस्पर्जन इज जीरो, अब नेट डिस्पर्जन जीरो है, हमें पता चल गया थीटा की वैल्यू को हमें जीरो डालना है। आगे वॉलेट कलर का और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन के लिए दे रखा है, फ्लिंट के लिए ये दे रखा है, एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, तो दूसरे प्रिज्म का एंगल। ऐसे प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आ जाते हैं, बट स्टूडेंट वही रट्टे के चक्कर में इनको नहीं कर पाता, उसका फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लगता उससे कुछ नहीं एग्जाम में। तो प्रॉब्लम लगाने आने चाहिए, इसलिए बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छे नंबर लाएगा। तो थीटा नेट थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर जीरो, आमने सामने लाओ, तो थीटा वन की वैल्यू हो गई ए म्यू वी माइनस म्यू आर, और इसकी वैल्यू हो गई ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। अब यहां से इसको खत्म कर देते हैं, ए की वैल्यू में दे रखी है 5 डिग्री, म्यू वी माइनस म्यू आर, कहां गया वी और आर, इसका पहले वाले का ये रहा और ये रहा, इसको हम सबट्रैक्ट डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, 13 और 4 9, और इधर हमारे पास आ गया 0 0, तो 0 0 9 डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, यानी इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 632 और 614, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.018 मेरे पास बचेगा, ये होगी ए डैश की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा हाफ, डिवाइड मारेंगे तो 2.5, तो ए डैश की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.5 डिग्री। तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से आपने कंडीशन सीख ली, सवाल भी समझ आ गए और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, प्रॉब्लम भी हमें लगाना आ गया। तो यही सारा खेल कंसेप्ट का, इसलिए बोलता हूं लास्ट मोमेंट पे कंसेप्ट रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम अच्छा देके आओ। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस के ऊपर डायरेक्ट तो सवाल नहीं आता, वो ग्लास स्फीयर में एयर बबल का आ जाए तो आ जाए, ठीक है ना, रखा है मैंने, छोड़ा नहीं है। तो अब क्या करना है, कभी भी आपको इसके अंदर इमेज बनानी है, ठीक है ना। तो मेरा एक सिंपल तरीका iOS मेथड, तो मैंने कई बार सिखाया है, फिर से बता रहा हूं। तो आप क्या करो, आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसकी इमेज बनानी है, आप सीधे उठा के एक पहाड़ बना दो, ठीक है ना। तो पहाड़ बनाओ टेक्निक भी इसको बोलते हैं, बड़ी फेमस है ये। अच्छा, इंसिडेंट वाली साइड नेगेटिव रहता है और रिफ्रैक्टेड वाली साइड पॉजिटिव रहता है, ये साइन कन्वेंशन का हिसाब किताब हो गया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं I माइनस ओ इक्वल्स टू एल, यानी पहले इमेज का हिसाब किताब, फिर ऑब्जेक्ट का और फिर सरफेस का। तो इमेज के हिसाब किताब में आ जाता है मीडियम बाय डिस्टेंस, तो मीडियम हो गया μ2 डिवाइडेड बाय v। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय r, ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। अब इसमें सॉरी यहां पर आएगा u, तो μ1 डिवाइडेड बाय u, मैं r लिख गया। तो ये हमारी रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस की मेन इक्वेशन होती है, जिसमें साइन कन्वेंशन हमें पुट करने पड़ते हैं। साइन आपके सामने है, तो u v r के आपको साइन पुट करने, u का साइन ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया, v का साइन हम इसमें पॉजिटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसका कर्वेचर पूरा सर्कल बना लो, अगर इधर साइड है तो पॉजिटिव ले लो, और अगर इधर साइड आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी डिसाइड कर सकते हो। अब प्रॉब्लम की बारी, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम वही ग्लास स्फीयर वाला आपका प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये कह रहे ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, म्यू दे रखा है 1.5, तो मैंने ये बनाया ग्लास स्फीयर, म्यू ले लिया इसका 1.5, और ये इसका सेंटर, रेडियस की वैल्यू में दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हैज अ स्मॉल एयर बबल 4 सेंटीमीटर बिलो इट्स सेंटर। अब देखो मैं यहां पर रखूं, बेहतर है बिलो द सेंटर, मैं इधर ले लेता हूं, यानी लेफ्ट साइड पे खसका लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया उससे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। तो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, आगे यहां एयर बबल ले लिया, कितना सेंटीमीटर बिलो है, 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब the sphere is viewed from outside and along the vertical line through the bubble, the apparent depth of the bubble below the surface of the sphere। तो हम स्फीयर को यहां से देख रहे हैं। अब ये बताओ कि ये कहां पर दिखाई देगा, apparent depth यानी इसकी इमेज की पोजीशन बतानी है। वही पहाड़ बनाओ, तो ये हमने सीधे पहाड़ बनाया और यहां पर इसकी इमेज ले ली, ठीक है ना। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 है, ये v हो गया, u का वैल्यू आप देख ही सकते हो, माइनस का 24 हो गया। अब हम इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपनी iOS के हिसाब से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो i, जिनको नहीं लिखनी आती हो ये फॉलो कर लेना, i माइनस ओ बराबर एस। तो इमेज का हिसाब किताब यानी मीडियम बाय डिस्टेंस, तो 1 बाय वी माइनस ऑब्जेक्ट के लिए आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय यू की वैल्यू आपके सामने माइनस 24, और राइट साइड पर सरफेस, तो चेंज इन मीडियम 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया माइनस 20। माइनस क्यों, क्योंकि इसका कर्वेचर इधर तरफ है, नेगेटिव साइड की तरफ है। अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 1 बाय वी प्लस इधर बचा 1.5 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 24, इधर बचा 0.5 माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का, ये नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और इधर बचेगा 1/40। अब डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्यों ज्यादा टाइम पास करना है इसके अंदर। तो ये आई थिंक 3 से तो डिविजिबल है, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 0.5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बन जाएगा हमारा 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय 16 इक्वल्स टू 1/40। इसको इधर उठा के लाते हैं, तो 1 बाय वी 1/40 माइनस 1 बाय 16। अब एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 160, तो इधर हो गया मेरे पास 160, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 और 16 10 जा, तो ये 10, तो -6 डिवाइडेड बाय 160 इन्वर्ट करो, तो v का वैल्यू आ गया -160 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 से ये डिवाइड हमारा इजीली हो जाएगा, और 2 और समथिंग ये आ जाएगा 6 2 जा 12, और बचा हमारे पास 4 26.67 तकरीबन आएगा। तो ये हमारे पास v का वैल्यू आ रहा है, यानी इसकी जो इमेज बन रही है वो यहां से इधर की तरफ, यानी वर्चुअल इमेज बन रही है, और इधर की तरफ बन रही है, 26.67 के डिस्टेंस पर बन रही है। इसका वेरिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन करने का डायरेक्ट जुगाड़ भी बता रहा हूं। सेंटर है, आप नॉर्मल बना लो, ये नॉर्मल बन गई। अब रे देखो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से जा रही है रेयर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना। तो ये रे का ओरिजिनल पाथ हो गया, यहां से रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है पीछे खींचने पर इमेज बनेगी। तो ये इसको डायरेक्ट वेरीफाई करने का तरीका हो गया। तो आई थिंक आपको आराम से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो अब आ जाते हैं हम लेंसेज के सेक्शन पर।
लेंसेज में देखो हमारे पास सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला है और फिर आगे चल के हम लेंस इक्वेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विद मिरर, सारी चीज रखेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ निकालते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला सिंपल बेसिक एनसीईआरटी वाला है, 1/f μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये आपको सिर्फ तब यूज करना है जब r1 r2 अलग अलग दे रखे हो। अगर r1 r2 सेम दे रखे हैं तो या तो इक्वी कॉन्वेक्स हो गया या इक्वी कॉन्केव हो गया। उसके लिए डायरेक्ट ही हम रिजल्ट लगा लेंगे कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स दे रखा है विद प्रॉपर साइन पुट करने पर एयर में इस लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 μg -1, और अगर हम बाहर के मीडियम को लिक्विड कर दें तो यही फोकल लेंथ कन्वर्ट हो जाएगी r/2 L μg -1। अच्छा, अब यहां पर के लिए कि अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स ले लें तो लेंस को बीच से डिवाइड करने पर उस लेंस की जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है और फोकल लेंथ डबल हो जाती है। यानी प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इसकी डबल आएगी, तो 2 उड़ा दो, तो प्लेनो कॉन्वेक्स की होगी r/a μg -1। अब अगर यही कॉन्केव होता तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती। तो बस इतना सिंपल सा एस्पेक्ट है। ये तब लगाना है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और इस इक्वेशन का यूज तब करना है जब दोनों तरफ के रेडियस अलग अलग है। इस पे सवाल है आराम से, ठीक है ना, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, अब बाहर के मीडियम को चेंज करने का फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हम बाहर का मीडियम बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप इधर का मीडियम चेंज करना शुरू करो, इसको इंक्रीज करना शुरू करो। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करोगे फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करना शुरू करेगी, एफ की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, पावर कम होना शुरू हो जाएगी। और जब अंदर और बाहर का मीडियम सेम हो जाएगा ऐसे में फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगी, यानी लेंस स्पेशल कंडीशन बोली जाती है, लेंस बिकम्स इनविजिबल। तो जब अंदर बाहर का मीडियम सेम हो तो ऐसे में हम बोलते हैं लेंस की पावर 0 हो गई, लेंस इनविजिबल हो गया मीडियम के अंदर, ठीक है ना। तो कहीं इनविजिबल होना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर बाहर का मीडियम सेम करना है, इनविजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट, अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यूएल की वैल्यू म्यूजी से ज्यादा कर दें तो लेंस का एक्शन बदल जाता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सिंपल एस्पेक्ट है म्यू को बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करने का। इस पे बेस्ड ये कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत बार कराया हुआ है, एम्स में आया हुआ था ओरिजिनली, तो मैंने अभी भी रखा हुआ, आपके लिए भी बहुत आसान है, मेरे लिए भी समझाना बहुत आसान है इसको, क्योंकि सिर्फ हमें म्यू को ही वेरीफाई करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जरा चेक करो, कॉन्वेक्स लेंस है, आने वाली रे कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो रही है। ऐसा तब होगा जब बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम से ज्यादा होगा। तो पता चल गया μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ये एज इट इज कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब बाहर वाला कम होगा अंदर वाला ज्यादा होगा, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ3। अब तीनों को एक साथ सम अप कर लो, तो μ1 μ2 से बड़ा है और μ2 μ3 से बड़ा है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ3 एंड μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो ये हमारा इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच का रिलेशन निकला, ये उठा के एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो आई थिंक अब ये तो सिंपल सा था, समझ आ गया, प्रॉपर्टी बेस्ड था। नेक्स्ट मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम लेंस को कट करें तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस हो गई 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100 बाय एफ कर लो। लेंस को अगर हम वर्टिकली कट करें तो ऐसा करने पर आप देखो पावर जो होती है 1 बाय एफ होती है, तो वर्टिकली कट करने पर फोकल लेंथ जो होती है वो तो डबल हो जाती है, तो वो r/a μg -1 हो जाएगी, बट पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो इस लेंस की पावर ओरिजिनल लेंस की हाफ हो जाएगी p/2, बट फोकल लेंथ डबल रहेगी। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दें तो ऐसे में दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, मीडियम भी सेम है, तो ना पावर पे फर्क पड़ेगा ना फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर कोई फर्क नहीं, वर्टिकली कट करने पर पावर आदि, फोकल लेंथ डबल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यहां से जरूर सवाल बनता है और सीख के जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। वही दो लेंसेज मिला दिए, बीच में पानी भर दिया, पेटेंटेड सवाल है। तो कॉम्बिनेशन, और कई बार आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, नीट में आपके आया हुआ है, ठीक है ना, फिर से नीट में 2 बार आया हुआ है। तो 2 बार नीट में आया हुआ है, 1 बार एम्स में आया हुआ, तो मैंने यहां उठा करके रख लिया उसको ताकि आपको सीखने को मिल जाए। तो अगर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में भी 2 बातें होती है, लेंसेज को चिपका के रखा गया विदाउट एनी गैप, तो टोटल पावर से आप चलो इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 हो जाएगी और फोकल लेंथ 1/f1 प्लस f2 हो जाएगी। एक बात और बताऊं, अगर हम कई सारे लेंसेज को एक साथ रखते हैं तो अब ये कहता है कि पूरा सिस्टम जो है डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करे, तो डाइवर्जिंग की तरह तब एक्ट करेगा जब इक्विवेलेंट पावर नेगेटिव है, ठीक है ना, और कन्वर्जिंग की तरह तब एक्ट करेगा जब इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव है। ये पॉइंट ध्यान रखना है।
अब अगर इनके बीच में हम कुछ सेपरेशन रखे तो ऐसे में इक्विवेलेंट पावर हो जाती है P1 प्लस P2 माइनस डी टाइम्स P1 P2 और फोकल लेंथ बस 1/f पुट कर दो, फोकल लेंथ आ जाएगी। इस पे भी सवाल आ चुका है। मान लो वो ये बोले कि आने वाली रे और जाने वाली रे पैरेलल है इस तरीके से, तो आप बताओ डी कितना होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, पावर को उठा करके 0 कर देना है और यहां से डी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये भी एक कॉमन सवाल है आपके में आता है, तो यहां से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आने वाली रे और जाने वाली रे आपस में पैरेलल है। तो इस तरीके से करते हुए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब इसके ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें मैंने जैसा बताया कि जो हमारा लेंस इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम है, यहाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, उस पे बेस्ड आपका ये प्रॉब्लम है। कह रहा है टू प्लेनो कॉनकेव लेंसेज, तो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव लेंसेज है, ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 एंड 30। देखो खेल गया, एक का 20 एक का 30 दे रखा है। तो एक प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो पहले गौर करना है सवाल क्या है, ये रहा। दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस ये रहा। एक का रेडियस हमारे पास 20 है और दूसरे का रेडियस हमारे पास 30 है। ठीक है, इस तरीके से कहता है दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अब इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया, दो तरीके से ला सकते हो, या तो प्लेन सरफेस कॉन्टैक्ट में लाओ या कर्व्ड सरफेस वाली तरफ से। तो बोलेगा ये विद द कर्व्ड सरफेसेस टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे की तरफ है। तो मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा, मैं इस इमेज को मूव करा लूंगा, मेरा काम आसान। तो ऐसे करके हम इसको कॉन्टैक्ट में लाए, तो बीच में बन गया एक कॉन्वेक्स लेंस। और क्या हुआ, ये कहता है आगे बढ़ो, ये कह रहा है द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर। तो बीच में हमने पानी भर दिया, रिफ्रैक्टिव पानी भरा ना, लिक्विड भरा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें 5/2। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। तरीका, हम इन तीन लेंसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ये प्लेनो कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉनकेव है तो नेगेटिव रहेगा, -r डिवाइडेड बाय a म्यू g -1। अब कई लोगों के दिमाग में यहां डाउट आता है, सर a म्यू g क्यों ले लिया, इधर तो ये लिक्विड भरा पड़ा है। नहीं, जब हम इन तीन को कंबाइन करके चल रहे हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये सेपरेटली एयर में रखे गए, फिर हमने इनको अटैच किया, ये कंसेप्ट होता है। तो F1 की वैल्यू हो गई -R1 डिवाइडेड बाय a म्यू g -1 और F3 की वैल्यू हो गई -R3 या R2 ले लो इसको, डिवाइडेड बाय a म्यू g -1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो F1 मेरे पास आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस हमारे पास आ गया 20, बस वैल्यू डालनी है, साइन हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो यहां पर आ गया -20 a म्यू g -1। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है वो मेरे को क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, और ये दे रखा है 1.5, यहां मेंशन्ड है। तो 1.5 -1 थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूं मैं, तो नीचे आ गया 0.5 और फाइनली बन गया -40 सेंटीमीटर। इसी तरह F3 ले लेते हैं, रेडियस 30 दे रखा है, ये भी 0.5 बन जाएगा और ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इन दोनों की फोकल लेंथ आ गई। अब बचा बीच वाला कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स ये रहा और इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/2। एक सरफेस का रेडियस हमें दे रखा है 20, दूसरे का रेडियस हमें दे रखा है 30। तो अब क्या, दोनों के रेडियस अलग अलग है। देखो सब कुछ करवा लिया मैंने, डायरेक्ट भी लगवा लिया, लेंस मेकर भी लगवा रहा हूं आपसे। तो यही होता है प्रॉब्लम सिलेक्शन का तरीका, कि स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम दो सारी चीज रिवाइज कर ले। ऐसे ही प्रॉब्लम आपकी मास्टरशीट में। तो अब आप लेंस इक्वेशन लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f μ2 बाय μ1, तो μ2 बाय μ1 की जगह आ जाएगा 5/2 -1। अब ध्यान देना है 1/r1, r1 और r2 के साइन पुट करने हैं। इसका कर्वेचर राइट साइड पर है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड पर है तो हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो 1/20 माइनस प्लस 1/30 सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/f की वैल्यू आ गई, इधर बचा 3/2, यहां पर ऊपर आ गया 50 डिवाइडेड बाय 600, ये यहां से कटा, 320 आ गया, 5 4 और 2 8 आ गया, तो 1/80 बचा ना, 80 क्यों, 4 to 80 बचा। तो f की जो वैल्यू आ गई दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ 8 आ गई। अब हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों सटा के रखे गए हैं बिना किसी गैप के, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 विद प्रॉपर साइन। तो इनके साइन तो हमें पता ही है, नेगेटिव है और वो क्वेश्चन में देख भी रहे हैं। तो 1/-40 प्लस 1/8 माइनस 1/60, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम अगर आप देखें तो पहले काम करते हैं, इसको निपटा देते हैं। तो 60 40 100 और नीचे हो गया 2400, तो 1/24 बचा। तो -1/24 प्लस 1/8, अब तो बात बड़ा आसान है, तो 24 आ गया और इधर बचा मेरे पास -1 प्लस 3, तो ये रिजल्ट बना मेरे पास 1/12। तो
तो फोकल लेंथ मेरे पास आ गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर इस पूरे कॉम्बिनेशन की। तो राइट आंसर आपके सामने है। जबरदस्त सवाल था, इसके अंदर सब चीज मैंने आपकी यूज करवा ली जिससे आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर आते हैं। आप देख रहे हो लेंस इक्वेशन एंड रीट्रेसिंग। लेंस इक्वेशन मिरर में हमने इतना काम कर लिया, तो लेंस में भी कर लेते हैं। तो लेंस के मैग्निफिकेशन की इक्वेशन होती है आई बाई ओ, वी बाई यू, और यहां से अगर हम v की वैल्यू डालें लेंस इक्वेशन से, तो v की वैल्यू हो जाएगी यूएफ अपॉन यू प्लस एफ, जो पुट करने पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एफ बाय एफ प्लस यू। ये हो गया सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहां पर प्रॉब्लम तो है ही इक्वेशन पे बेस्ड, यहां पर हमारे पास एक और चीज आती है, वो होता है रीट्रेसिंग का कंसेप्ट। अब जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, हमने कॉन्वेक्स के सामने कॉनकेव रख दिया। ये कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है, फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, इसकी फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई एक अननोन रहेगा। अब वो कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी, कहता है बताओ, ठीक है ना, ये चिल्ला के कहेगा बताओ कि इनके बीच का जैसे डिस्टेंस क्या है कि रे अपने पाथ को रिट्रेस करे या इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले हम यहां से इसकी इमेज निकालेंगे। ये इमेज का जो डिस्टेंस है ये आप अपना यूएफ अपॉन यू प्लस एफ से कैलकुलेट कर लेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर साइन। अब ध्यान देना, रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, तो ये जो I1 है ये इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रे अपने पाथ को तब रिट्रेस करेगी जब इस कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पर रखा हो, यानी ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, यानी ये मस्ट बी 2fm। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया v हमने निकाल लिया, ये डिस्टेंस हो गया 2fm। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस v प्लस 2fm के बराबर हो जाएगा, और जो भी पूछा गया होगा वो हम सॉल्व करके दे देंगे। तो ये सिंपल सा होता है, जो डायग्राम ही डायग्राम में इसका हम कंसेप्ट खत्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, अब जैसे मान लो लेंस की फोकल लेंथ जनरली मैं बोल रहा हूं 10 दे रखी है, ऑब्जेक्ट 20 पर दे रखा है, तो आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, 22f हो गया, तो इमेज 2f पर बनेगी, यहां से 20 पर। मान लो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है 5, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई रेडियस के ही बराबर, 5 के बराबर, तो ये 20 प्लस 5 यानी दोनों के बीच की दूरी 25। आप सवाल को ऐसे ही कर सकते हो बिना पेन चलाए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो फिर से एक और कंसेप्ट है, इसमें भी न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है, रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये रख दिया, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस को डिस्प्लेस करा करके, ठीक है ना, मान लो हम यहां से यहां तक उसको डिस्प्लेस कराते हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। प्रैक्टिकल होता है इसका ऑप्टिकल बेंच का। तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल को एक फिक्स डिस्टेंस पर लगा दिया जाता है, इनको हम कम ज्यादा नहीं करते। ये डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। अब हमने यहां पर लेंस को रखा और इसकी इमेज को इसके ऊपर फोकस किया, पैरेलैक्स रिमूव किया, ऐसे करके बोलते हैं लैब के अंदर। फिर हमने इसको दोबारा से डिस्प्लेस कराया, एक और बार इमेज बनी और पैरेलैक्स को रिमूव किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से करके लेंस का डिस्प्लेसमेंट हमने नोट कर लिया ऑप्टिकल बेंच पर, वो x के बराबर है। अब ये फॉर्मूला आ जाता है स्टैंडर्ड, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, डी हमें पता है, एक्स लेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, और नीचे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन ये फॉर्मूला होता है x बाय m1 माइनस m2। अब m1 m2 के बारे में बताओ। m1 m2 जो हो गए वो दोनों बार के मैग्निफिकेशन हो गए। अब जैसे इसमें एक और बात है, मान लो यहां पर ये भी ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज बन रही है v डिस्टेंस पर, तो जब हम इसको x डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस जो u है ये बन जाएगा v1 ले लेता हूं, ठीक है ना, ये जो u2 है ये बन जाएगा v1 के बराबर, और ये जो v2 है ये बन जाएगा हमारा u1 के बराबर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो अगर मैं m1 की वैल्यू लिखूं विच इज इक्वल्स टू i1 बाय o एंड फर्दर इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाय u, ठीक है ना, साइन के साथ लिखोगे तो v1 बाय माइनस u आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं m2 की वैल्यू लिखूं विच इज इक्वल्स टू i2 बाय o और v की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो u1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास v1। अब दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो m1 m2 का प्रोडक्ट देखो ये कट गया, 1 के बराबर हो गया। यहां से पता चला, ठीक है ना, कि i1 i2 यानी दोनों इमेजेस के साइज ऑब्जेक्ट स्क्वायर के बराबर है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो इक्वेशन है वो होगी रूट अंडर i1 i2, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है। कहता है हमने लेंस डिस्प्लेसमेंट में इमेज बनाई, पहली बार इमेज का साइज था 2 सेंटीमीटर, अगली बार इमेज का साइज था 8 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो, क्या करना है, कुछ नहीं, ओ बराबर रूट अंडर i1 i2 लगाया, उड़ा के रख दिया इसको। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट ये कह रहा है बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ, हाँ ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये रिसेंटली आया था और स्टूडेंट को इसमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मैं कहा एक तरीका है सिंपल सा बता देता हूं तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये रहा बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसको रखा गया है प्लेन मिरर के सामने, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। A small object is kept at distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो 30 सेंटीमीटर पर हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब इसके 2f पर रखा। तो हमें बतानी है फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, इनमें से ऑप्शन ढूंढने, ठीक है ना। अब तरीका क्या है, देखो अगर प्रॉपर तरीके से चले तो तरीका ऐसा है, सबसे पहले हम इसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है ना, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, फिर हम इसकी इमेज लोकेट करते हैं। इसकी इमेज लोकेट करने का तो तरीका सिंपल है, ऑब्जेक्ट सामने तो इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज सामने। अब ये जो इमेज बनाता है वो फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तब हम फाइनल इमेज बनाते हैं, यानी 3 स्टेप होती है। ये होता है प्रॉपर तरीका, लगा के दिखा देता हूं। तो अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो यहां तो मेरे को ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 2f दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो इधर से 30 सेंटीमीटर पर इसकी पहली इमेज बनेगी लेंस की, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ले जाकर के लेंस की इमेज बनाई, आप देख रहे हो बीच में मिरर भी आ गया, तो इधर जाकर के इसकी I1 की इमेज बनी। मिरर से इस इमेज की दूरी हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ गए होगे। ये जो I1 है ये लेंस की इमेज है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, पीछे की तरफ बन रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या करेगा, ये इसकी इमेज बनाएगा, कितनी दूरी पर, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो 20 पर ऑब्जेक्ट है तो 20 पर इमेज बनाएगा। बट जब ये 20 पर इमेज बनाएगा तो ये दूरी तो 10 ही है, तो ये यहां से 10 और सेंटीमीटर पर जाकर के इसकी इमेज बनेगी। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो I2 है ये इस मिरर की इमेज है, ठीक है ना, जो कि लेंस के लिए ये जाती हुई रे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इतने तक स्टूडेंट का बुद्धि हिल जाता है, ठीक है ना, दिमाग ही ऐसे चम करने लग जाता है, कहता छोड़ो हमसे ना हो पाएगा। अब क्या है, अब फाइनल स्टेप, अब क्या करना है, अब ये जो I2 है लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम इसका साइन कन्वेंशन, वो गलत पुट कर देता है इसलिए आंसर ही नहीं आता। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहां से 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। आप जरा चेक करो, इंसिडेंट वाली साइड निगेटिव होता है, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव होगा, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम v निकालें uf अपॉन u प्लस एफ से, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा ऊपर 150 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 15 और 10 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा, और आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज होगी वो यहां कहीं पर बनेगी 6 सेंटीमीटर पर। ये I3 की इमेज बनी जो इधर से लेंस से 6 सेंटीमीटर पर बन रही है, मिरर से 16 सेंटीमीटर पर बन रही है और रियल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मेरी भी बताते बताते सांस फूल जाए, आपका समझते समझते दिमाग हिल जाए, ठीक है ना। नहीं आपकी क्यों सांस फूलेगी, आप तो ना बोल रहे हो, आप तो सुन रहे हो, तो दिमाग हिल जाए। तो रियल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इसका राइट आंसर है। पर इतना एग्जाम में करने में हालत पतली हो जाती है, तो सिंपल सॉल्यूशन वो ये है, डायरेक्ट जुगाड़ हर चीज का है। तो देखो मैंने लास्ट पार्ट 1 में भी बताया था, ग्लास स्लैब की सिल्वरिंग वाला, सेम एज इट इज कंसेप्ट। जब तक प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टी यूज करो, जो सामने है वही उठा के पीछे कर दो। तो इसको हम हटाते हैं, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और पीछे हम लेंस लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम इधर चिपका लेते हैं, यहां से डिस्टेंस इसका 30 है, ये फोकल लेंथ हो गई इसकी 15, ये डिस्टेंस हो गया बेटा आपके पास कितना आ गया 10 और 10 20, ठीक है। और यहां से हम झांक करके देख रहे हैं, अब हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं कराना, सिर्फ 2 बार लेंस से इमेज बनानी है और आंसर दे देना है। पहली बार तो बनानी भी नहीं है, पहली बार वाली इमेज 2f पर रखी हुई है, तो यहां से 30 पर रखी हुई है, तो 30 पर ही बनेगी। जब 30 पर बनाने जाएंगे तो 20 तो ये हो गया, और इधर जाकर के 10 सेंटीमीटर और ये हमें नापना पड़ेगा, तब इसकी पहली इमेज बनेगी जो कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आप देखो सीधे लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, ये जुगाड़ है, ठीक है ना। अब इससे तो जल्दी कोई भी नहीं कर सकता। तो यहां पर जाकर के 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, यू की वैल्यू +10 हो गई, फोकल लेंथ की वैल्यू में बताइए 50, तो फाइनल इमेज की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी फाइनल इमेज हमारे इस लेंस से इधर कहीं पर 6 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, बट अपने को तो मिरर से बताना है, तो मिरर से दूरी 16 सेंटीमीटर हो गया। अब कौन सा आसान है भाई, यही आसान है, ये मुश्किल है। बट ये तब तक है जब तक प्लेन मिरर के साथ सेटअप है, कॉनकेव के साथ सेटअप है ही नहीं चलेगा। कॉनकेव में थोड़ा ना जो सामने उसे पीछे कर दो, फिर तो आपको यही लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम लेंथी जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे मत करना,
लास्ट स्टेप में करना जब फालतू टाइम बचाओ, कुछ और करने को ना बचाओ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया सवाल को मैंने छोटे तरीके से आपको सिखा दिया। नेक्स्ट देखो, सिल्वरिंग। सिल्वरिंग का सवाल बहुत कम आया, इसलिए सिल्वरिंग में अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो आपका काम चल जाएगा। देखो हमने लेंस की सिल्वरिंग कर दी, कंसेप्ट तो ये सिल्वर्ड सरफेस को अलग हटाते हैं, फिर हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। एग्जाम में ऐसा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट याद रखते हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की, इक्वी कॉन्वेक्स की सिल्वरिंग करते हैं तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारा ये स्टैंडर्ड है, -r/2 2μ-1। तो ये सिल्वरिंग करने पर मिरर बन जाता है, कॉन्केव मिरर बन जाता है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। फॉर्मूला ध्यान रख लो, -r/2 2μ-1। अब अगर हम प्लेनों की सिल्वरिंग करें तो यहां पर दो बातें आती हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कर्व्ड पार्ट की सिल्वरिंग करें या प्लेन पार्ट की। तो अगर हम कर्व्ड पार्ट की सिल्वरिंग करेंगे तो भी बनेंगे कॉन्केव मिरर ही, और फोकल लेंथ आ जाएगी -r/2 म्यू, ध्यान रखना। प्लेन पार्ट की सिल्वरिंग करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी -r/2 μ-1। तो ये तीन रिजल्ट हैं जो याद रखने हैं। अब आप कहोगे ये तो कॉन्वेक्स की सिल्वरिंग कराई, कॉनकेव तो कॉनकेव बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, बस साइन इसमें पॉजिटिव कर लो फॉर्मूले से, तो लाइफ आसान है। तो तीन रिजल्ट ध्यान रखने, इक्वी कॉन्वेक्स का, प्लेनो कॉनकेव के अंदर दो रिजल्ट हैं, या तो कर्व पार्ट की सिल्वरिंग r/2 म्यू, या फिर प्लेन पार्ट की सिल्वरिंग r/2 μ-1, ऐसे करके ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड ये सवाल है, ठीक है ना। सवाल ही भी AIEEE का ही है, आपके में बहुत कम आया है, बट कंसेप्ट पढ़ना होता है, छोड़ के नहीं जाना होता हमें कंसेप्ट। ये कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस 30, रेडियस दे रखा है देखो 30, ठीक है ना, इज सिल्वर्ड एट कर्व्ड सरफेस। तो प्लेनो कॉनकेव है, कर्व्ड सरफेस पर हमने सिल्वरिंग कर दी, तो फोकल लेंथ हो गई -r/2 म्यू, फट से हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ किसकी आ गई, इक्विवेलेंट मिरर की। अब जानना क्या चाहता है वो तो बाद में जानना चाहेगा, पहले हम इसे उड़ा दें। तो -r की वैल्यू हो गई 30, 2 म्यू की वैल्यू हो गई 3, आंसर आ गया -10। यानी ये सिल्वर करने पर एक कॉनकेव मिरर बन गया जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब हम इसे एक इक्विवेलेंट मिरर में ब्रेक कर देते हैं जिसकी फोकल लेंथ मिरर की हमने 10 सेंटीमीटर ले ली। अब सवाल आगे पढ़ो, कह रहा नाउ दिस लेंस हैज बीन यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव रियल इमेज ऑफ सेम साइज। मिरर सेम साइज, लेंस नहीं अब मिरर बन गया, मिरर सेम साइज की इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तभी तो इमेज सेम साइज की बनेगी। तो ये डिस्टेंस तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डिस्टेंस जो होना चाहिए रेडियस के बराबर होना चाहिए, 2f के बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए, गेम ओवर। तो राइट आंसर हमारे सामने आ गया 20 सेंटीमीटर। अब सपोज करो ये कर्व्ड की जगह प्लेन की सिल्वरिंग करा देता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, r/2 μ-1। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। म्यू कितना है 1.5, -1 करेंगे 0.5 इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 1, और फोकल लेंथ आ जाएगी 30 के ही बराबर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, डबल ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आंसर होता। तो सिल्वरिंग मुश्किल नहीं है, बट डिराइव करके करना बहुत मुश्किल है, इसलिए रिजल्ट याद रखना बड़ा फायदेमंद है। तो कुछ जगह हमें याद भी रखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं सब जगह हम डिराइव करते हैं, कुछ जगह में याद रखना पड़ता है, उनमें सिल्वरिंग है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसेप्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टूडेंट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बहुत छटपटाता है, तो है फॉर्मूला बेस्ड, बट एप्लीकेशन उसको पता नहीं क्यों आता नहीं है, समझ नहीं आया मेरे को, जबकि बहुत आसान चीज है। मेरे ख्याल से उसको एप्लीकेशन इसलिए नहीं आता कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप के मेन कंसेप्ट को नहीं जानता कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसको कहां से कहां के बीच में रखते हैं। वो शायद इसको उड़ा देते हैं, इस चक्कर में माइक्रोस्कोप उड़ जाता है, ठीक है ना। तो सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तब मैग्नीफाई करता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ। आपको नहीं f2f के बीच में भी तो मैग्नीफाई करता है, बट उसकी इमेज इन्वर्टेड बनती है। अब यहां से देख रहे हो यही इमेज बनेगी तो दिखाई नहीं देगी, इसलिए ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है f और p के बीच में, ठीक है ना। अब f और p बोलने से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा s पर रख सकते हैं, कम से कम p पे रख सकते हैं, यही कंफ्यूजन है। नहीं, जब हम ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये निकालते वक्त ये देखते हैं कि ये जो इमेज है, हमें इमेज देखनी चाहिए, तो ना कि हमने ऑब्जेक्ट को p पे रख दिया, मतलब बिल्कुल लेंस के यहां चिपका दिया, या मान के चल रहे हैं आई यहां पर लगी हुई है, तो इमेज भी आंखों के अंदर ही बन जाएगी, ठीक है ना। दिखेगी कहां से, दिखनी भी तो चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिनिमम वो माना जाता है जहां इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बननी चाहिए। इससे कम पर रखोगे तो इमेज और पास आ जाएगी, आपकी आई और ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकती, और ज्यादा स्ट्रेन नहीं झेल सकती, इसलिए हम बोलते हैं आई अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है ना। शब्द इस तरीके से बने हैं। तो फॉर यू मिनिमम v का जो वैल्यू होना चाहिए d के बराबर होना चाहिए। अब हम इस u मिनिमम को निकाल लेते हैं अपने लेंस फॉर्मूले से।
यू मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है df अपॉन d प्लस एफ, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को पोल से फोकस नहीं, df अपॉन d प्लस एफ से f के बीच में रखते हैं, तब जाके इमेज d से इंफिनिटी के बीच में बनती है। ये क्लियर है तो आगे सब आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला d बाई यू। अब देख रहे हो ना, u की रेंज है यहां पर, अगर हम u को मिनिमम डालेंगे तो ऑब्वियसली m मैक्सिमम हो जाएगा, और u को मैक्सिमम डालेंगे तो m मिनिमम हो जाएगा। तो पुट करने पर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आ रही है d बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो ध्यान रखना है, u की मिनिमम वैल्यू df अपॉन d प्लस एफ है, मैक्सिमम वैल्यू f के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसी बेसिस पर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर MO इंटू ME के बराबर होती है, माइनस इसलिए लगता है इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बट यूज करते वक्त हम लोग मॉड लेकर के चलते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे मैग्नीट्यूड लेते हुए चलेंगे। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव के सामने रखते हैं, बियॉन्ड एफ रखते हैं, ठीक है ना, एफ से दूर रखते हैं, ताकि उसकी एक इन्वर्टेड इमेज इधर बने। ये इन्वर्टेड इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और आईपीस इसको मैग्नीफाई करके दे देता है। यानी ये इमेज का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यूई, इसकी एक मिनिमम वैल्यू है और वो है डी एफ बाई डी प्लस एफ से लिखेंगे तो डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, और मैक्सिमम होगी एफ ई के बराबर। अब यहीं से दो बातें आती है, अगर यूई मिनिमम है, ठीक है ना, तो अगर यूई मिनिमम है तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो डी पर बनेगी, और यूई को अगर हम मैक्सिमम कर देंगे तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो इंफिनिटी पर बनेगी। यहां से मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट की चलती है और आई अंडर स्ट्रेन की चलती है। अब ध्यान रखने में आसानी होगी। तो यू की मिनिमम वैल्यू DFE बाय डी प्लस एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो इमेज बनेगी आईपीस से वो डी डिस्टेंस पर बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो मैक्सिमम होगी, आई अंडर स्ट्रेन होगी, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ, दैट्स इट, खत्म काम। अब इसी तरीके से अगर U की वैल्यू मैक्सिमम रखें, UE की वैल्यू मैक्सिमम रखें, FE के बराबर रखें, फाइनल इमेज जो बनेगी वो इंफिनिटी पर बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर जो आएगी मिनिमम आएगी, आई जो रहेगी नॉर्मल एडजस्टमेंट में रहेगी या रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी। सही है, ऐसे करके फॉर्मूले डिजाइन होते हैं। तो VO बाई UO टाइम्स डी बाई एफ। एक और खास बात, यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब बोला जाता है। तो फॉर्मूला हो गया VO प्लस UE। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब तब मिनिमम होगी जब UE मिनिमम होगा, और तब मैक्सिमम होगी जब UE मैक्सिमम होगा। ये पूरा आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया माइक्रोस्कोप का। ध्यान रखना, हमेशा VO UO में पंगा होता है। VO दे देगा तो UO उड़ा देगा, लेंस इक्वेशन से निकालो, UO दे देगा तो VO निकालो लेंस इक्वेशन से। इनमें पंगा रहता है, हमेशा हमें कैलकुलेट ही करना पड़ता है। ओके, अब आप प्रॉब्लम के पार्ट पे आ जाओ। प्रॉब्लम जितने लगाओगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बढ़िया चलेगा। पढ़ो, कह रहा है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप L दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लिखते जाओ। तो VO प्लस UE हमें 14 है। अब ये कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन UE पर ही बैठेगी, वो सुनेंगे और फिर इस कंडीशन को बैठाएंगे। एंड इस मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट इज 25। मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 25 जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बने, यानी UE मिनिमम होगा। नियर पॉइंट का मतलब लीस्ट डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बने, ठीक है ना। तो UE मिनिमम होगा। मिनिमम UE का तुरंत फॉर्मूला भटक दो, DFE अपॉन डी प्लस एफ बराबर 14, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भटक दो मिनिमम में, और वो हो गया हमारा VO बाई UO टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है ना, हमने दोनों फॉर्मूले जो कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से लिख लिया। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 15। तो FE का जो वैल्यू हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 15 या 5 सेंटीमीटर, सॉरी। कह रहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी FO बताओ और EO बताओ। मैं पहले ही बोला था यही लफड़े होते हैं इसके अंदर। अब सवाल की अप्रोच क्या रहेगी देखो, हम DFE अपॉन डी प्लस FE सब जानते हैं, यहां से हम VO उड़ा लेंगे, ठीक है ना। VO आ जाएगा, VO यहां पुट करेंगे, UO आ जाएगा, UO आ गया, VO आ गया, लेंस इक्वेशन से FO आ जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। ऐसे करके सवाल में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो VO की वैल्यू निकालते हैं, DFE अपॉन डी प्लस FE सिंप्लीफाई करते हैं, तो 25 इंटू 5 बाय 30 इक्वल्स टू 14। ये हो गया, नीचे बचा 6। तो यहां से VO की वैल्यू मेरे पास आ गई 14 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो गया 24 और 6 2 8, 84 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6। तो रिजल्ट में मेरे पास आ गया 14 9 इधर बचा, और यहां 7 में से 2 गया 5, 59 डिवाइडेड बाय 6।
दिस इज द वैल्यू ऑफ वीओ। वीओ आ गया तो पुट कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास यू आ जाएगा। इसको भी निपटाते हैं। तो 25 वीओ बाद में डालेंगे बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी बाई एफ ई हो गया 25/5 यानी 5 5 और 1 बन गया 6, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब आप वीओ की वैल्यू डालो, तो मैं यहां से यूओ उठाता हूं, वीओ की वैल्यू डाल रहा हूं 59 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 25 इंटू 6, 6 उड़ गया, यूओ की वैल्यू आ गई 59/25। तो हमने वीओ ले लिया, हमने यूओ ले लिया। आई थिंक आंसर हमें इससे मिल जाएगा। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके पास आ गया 59/25 और किसी में नहीं है, यानी आंसर यही होना चाहिए। ये भी खत्म, बट फिर भी पूरा सिखाना है, आधा थोड़ा ना। अब हमें एफओ चाहिए, तो 1/एफओ 1/वीओ माइनस 1/यू। ये ध्यान रखना, जब भी लेंस इक्वेशन यूज कर रहे हो हमेशा साइन कन्वेंशन पुट करने हैं, बिना पुट करे गलत हो जाएगा। तो एफओ तो निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ा, वीओ इसमें पॉजिटिव रहेगा, और कितना है, कहां गया इसका वीओ का वैल्यू, ये रहा, तो इसको 6/59 लिख लिया। यू हमारा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे यही गलती करते हैं और सवाल गलत करके चले आते हैं। तो यू की जगह ये मैंने पुट करा 25 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है ना। तो 6 5 11 31 हो गया। तो एफ ओ की वैल्यू 59 डिवाइडेड बाय 31 सेंटीमीटर आ रही है। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, और सामने दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से माइक्रोस्कोप का सवाल लगाना आ गया, कैसे मैनिपुलेट करना है, मैनेज करना, वो अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक और सवाल है आपका माइक्रोस्कोप पे। तो सवालों में कोई कंजूसी नहीं है, हर कंसेप्ट पूरा है, हर कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उस पर बेस्ड मैंने कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम करा दिया, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्टिव 4 सेंटीमीटर, आई लेंस 8 सेंटीमीटर। इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 24। देखो डी का वैल्यू चेंज कर गया, ये भी कई बार गोलमाल कर देते हैं। हम लेके चल रहे हैं 25, क्वेश्चन ही नहीं बढ़ा, उसने कर दिया 24 23, ठीक है ना, ऐसी तैसी हो जाती है। तो क्वेश्चन सही से पढ़ो। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4.5, तो यूओ की वैल्यू 4.5 दे रखी है, वीओ नहीं दे रखा, वहीं खेलेगा वो। आगे बढ़ो। देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब ये मैग्नीफाइंग पावर है, कुछ भी नहीं लिख रहा। जब कुछ भी नहीं लिखे, बाय डिफॉल्ट ये कन्वेंशन है, हम आई को रिलैक्स्ड स्टेट में लेते हुए चलते हैं, क्यों स्ट्रेन लेनी, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर आई अंडर रिलैक्स्ड स्टेट हो गई वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ई, ठीक है ना। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर जब आई रिलैक्स्ड स्टेट में होगी, ठीक है ना। और ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। अब इसमें टास्क क्या है, वीओ नहीं पता, एफओ पता है, यूओ पता है, तो वीओ निकाल लेते हैं लेंस इक्वेशन से। तो 1/एफओ वीओ माइनस 1/यू विद प्रॉपर साइन। तो 1/एफओ, एफओ हो गया पॉजिटिव, वीओ हमें पता नहीं, ये माइनस माइनस प्लस 1/4.5। इसको इधर भगाओ तो रिजल्ट आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, 4 इंटू 4.5, और 4.5 माइनस 4 करेंगे तो 0.5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन यहां नहीं कर रहे क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूट करने पर कैंसिल आउट होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वीओ की वैल्यू डाल देते हैं 4 इंटू 4.5 बाय 0.5, और यूओ की वैल्यू भी हो गई 4.5, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे साइन क्यों नहीं डाला, अरे यहां नहीं डालना, जो लेंस इक्वेशन है उसमें साइन डाला जाता है। अब डी बाय एफ ई, डी कितना दे रखा है 24, और एफ ई की वैल्यू 8 दे रखी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये गया ना कैंसिल, तो ये बना 8 और ये बना 3, तो 8 3 जा 24। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई 24। राइट आंसर आपके सामने है, सेकंड वाला, है ना। मजेदार था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी सेम कंसेप्ट है, बस इसमें रेस जो आती है वो लार्ज डिस्टेंस इंफिनिटी से आती है। तो जो इमेज बनती है वो इमेज यानी वीओ जो बनता है वो इसके फोकस पर बनता है, आपके सामने। तो वीओ की वैल्यू एफओ के बराबर हो जाती है। अब यहां से जो डिस्टेंस है वो यू ही रहता है, इस पे एज इट इज कंडीशन स्टार मार्क्ड है, कारण कि हम इसको वेरी करा सकते हैं मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम वही फिक्स्ड है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब देखोगे तो वो हो जाएगी वीओ, वीओ इटसेल्फ एफओ के बराबर है, प्लस यूई, यूई की वैल्यू डाल दो मिनिमम मैक्सिमम में, आपके पास लेंथ का फॉर्मूला तैयार। अब आई अंडर स्ट्रेन और रिलैक्स्ड स्टेट में मैग्नीफाइंग पावर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर होती है माइनस एफओ बाय एफ ई, माइनस वो इन्वर्टेड के लिए लग रहा है, बट यहां आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद आई अंडर स्ट्रेन में होती है एफओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर मैं लिखूं तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब यहां पर हो जाएगी, अच्छा नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूई मैक्सिमम होता है तो एलबी मैक्सिमम हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी हमारी वीओ, अब मैं वीओ लिख रहा हूं, वीओ इटसेल्फ एफओ के बराबर है, एफओ प्लस एफई। यहां पर लेंथ मिनिमम हो जाएगी और वैल्यू हो जाएगी एफओ प्लस यूई मिनिमम, वो फिक्स्ड है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो आई थिंक हम लोग इससे टेलीस्कोप के सवाल कर लेंगे। प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ
लेंसेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 50 एंड 5। तो देखो ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, ये कंसेप्ट मैं यही बता दे रहा हूं ताकि वो ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट गैदर कर सके, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस से लाइट्स आ रही है ना। तो एफओ और एफई हमें दे रखे हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सिर्फ एल पूछा है। तो लीस्ट डिस्टेंस पर जब इमेज बनेगी तो यूई मिनिमम होगा, तो ये हो जाएगा एफओ प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफओ हो गया 55, डी हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम वही अपना 25 लेते हुए चलेंगे। 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30, तो ये नीचे 6 बचा। एलसीएम ले लेते हैं। 55 क्यों, 50 था ना, हाँ तो मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर दूं 50। तो ये आ गया 325 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब आ गई जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है। राइट आंसर इसमें फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बहुत सही स्पीड से चल रहे हैं प्रॉब्लम, क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्लियर है। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड विजन। रिलैक्स मतलब लार्ज डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बन रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है, और इसमें हमें मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है। तो फॉर्मूला लिखा है एफओ बाय एफई, वैल्यू हो गई 16। एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब दे रखी है जो कि हो गई एफओ प्लस एफई, जिसका वैल्यू हो गया 34। कह रहा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। तो बहुत सिंपल है, मैं पूछता तो क्या पूछता कि आई जब रिलैक्स स्टेट से स्ट्रेन में आएगी तो मैग्नीफाइंग पावर बताओ। तो अब आप एफओ और एफई तो निकालते ही निकालते, अब मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा फॉर्मूला यूज करते, आई अंडर स्ट्रेन वाला, एफओ बाय एफई 1 प्लस एफई बाय डी, वो भी हमारा सॉल्व हो जाता। खैर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से एफओ उठाया, एफओ की वैल्यू हो गई 16 एफई, और इसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 17 एफई 34 के बराबर आ गया। एफई की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। पुट कर दो, एफओ की वैल्यू हमारे पास आ गई 32 सेंटीमीटर। तो आई थिंक इजी टास्क है, आप आराम से इसको कर सकते हो। 32 और 2 के हिसाब से आंसर गया थर्ड वाला। तो एक एक चीज हमने कवर कर ली। माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, सिल्वरिंग हो गया, प्रिज्म के अंदर टीआईआर हो गया। वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी कैसे एक बड़े सवाल को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपका काम है, मक्कारी बिल्कुल मत करना। अब आप मास्टर शीट से जो बचे हुए प्रॉब्लम है प्रैक्टिस कर लो, केटीएस के लेक्चर नोट्स से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, और टेस्ट के प्रॉब्लम जरूर कर लो, ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। ऑप्टिक्स में आने वाला सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब जो भी डाउट्स में रहेगा वो एनसीईआरटी डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।